हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 11 है, जिसमें एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले आपको बताएंगे, जिससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। ठीक है गाइज, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आ जाइए, समझते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 centimeter and divided in the ratio 5:8 measures the two parts. Give the justification of the constructions. गाइज, साथ में ये मैंने 2021 दिया है। इसका मतलब ये है कि यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए गाइज, पहले नंबर अपन स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं बच्चों कि इसमें जो कंस्ट्रक्शंस हमें लिखनी होंगी ना, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम के साथ साथ करेंगे। गॉट इट, डायग्राम के साथ साथ करेंगे जिससे इजी पड़ जाए। अगर आप डायग्राम के साथ साथ करते हैं तो आपको हो सकता है कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। और जो डायग्राम के, जैसे मान लीजिए पहले डायग्राम बना ले और डायग्राम बनाने के बाद जो जो आपने स्टेप करी थी वो लिखता है, तब भी आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट याद रखें कि पहले कंस्ट्रक्शन ना लिखकर, पहले कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना और फिर बाद में डायग्राम बना, ऐसी कंडीशन मत करना कि इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। गॉट इट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। देखिए, यहाँ पर हमें स्केल से एक बच्चों एक काम करना है। हमें बोला गया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें 7.6 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेनी है। क्या लेनी है बेटा? लेंथ लेनी है। तो इस बात को याद रखना लेंथ लेते समय कि आपकी जो लिख रहे हो लेंथ वो सही हो। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है 0 पे, और यहाँ 7.6 सेंटीमीटर यहाँ होगा 5 के बाद। ये देखिए, यहाँ हो गया जी, अपनी एक लेंथ हो गई। इसको ध्यान से लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, इसमें हम इसका नाम ए भी दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, मतलब ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टेप बाय स्टेप अपन लिखेंगे। तो गाइज, स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए चलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शंस। ये देखिए, कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बच्चों मैं हिंदी में लिखूंगा, जिससे आपको जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ईजिली समझ में आ सके। अगर आप लोगों से कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा होगा, तो गाइज आप सभी इतने इंटेलिजेंट है कि मैं इतना जानता हूँ कि आप हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसे हिंदी में कन्वर्ट करने में थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं हिंदी में लिखूंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा बेटा, 7.6 सेंटीमीटर की हमने एक लेंथ खींची। तो लिख लीजिए बेटा, रेखाखंड। रेखाखंड होता है बेटा कि आपने जो लाइन खींची है, लाइन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड ए बी इज इक्वल टू में 7.6 सेंटीमीटर खींची, या बोले खींचिए। ठीक है, एग्जाम में जब अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शंस तो इस तरीके से बताना होगा कि रेखाखंड ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर खींचिए। ठीक है, तो हमने ये खींच दी। दूसरी स्टेप, अब देखिए, जैसे कि हमने इसको ए बी नाम दे दिया गया है। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पर है ना, इसमें बोला गया है डिवाइडेड इन द रेशो 5:8। तो हमें है ना 5:8 में बांटना है। तो 5:8 में आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि रेशो में जब बांटने की बारी आती है किसी लाइन को, तो हमें एक एक्यूट एंगल बनाना होता है। एक्यूट एंगल कोई सा भी आप ले सकते हैं, पर एक्यूट एंगल होता है यानी न्यून कोण, वो होता है लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम का होता है एक्यूट एंगल। तो हम नीचे की साइड, डाउन साइड कोई भी एक्यूट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ ले लेता हूँ। क्लियर है, ये कोई भी आपका एक एक्यूट एंगल होगा जी, आप मान के चलें। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। आपको 5:8 में बांटना है, तो 5:8 आप ले लेते हैं। देखो बेटा, 5:8 में बांटना है तो आपको मैं बता देता हूँ, इसको, इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी बुकों में दिया गया है कि नीचे 5 में बांट दिया, ऊपर 8 में बांट दिया। लेकिन एक और तरीका होता है जिसमें इन दोनों का सम करके जितनी नंबर आते हैं उसको नीचे एक ही बार में लगा दो। तो हम उस तरीके से बताएंगे। ठीक है, लगाने का मतलब इनको बांट दो बराबर भागों में। तो देखो 5:8, इन दोनों का सम क्या होता है बेटा, 13 होता है। और यहाँ पर 5:8 है, इन दोनों का सम क्या होता है, 13। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 बराबर आप लगाएंगे, मतलब चाप लगाएंगे 13 बराबर। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, हम अपने मन से अपने एक प्रकार ले लेते हैं जिसमें अपने मन से कोई स्मॉल चाप ले लेते हैं, यानी कि आर्क। ठीक है, तो मैंने एक स्मॉल आर्क ले लिया है। गॉट इट? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। इसको बराबर भागों में रखना है। ठीक है गाइस, तो एक, इसको याद रखना बेटा, हिलना नहीं चाहिए। जरा भी हिल गया तो आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा जरा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, एक लगा दिया, हमें कितने टोटल लगाने? 13। तो संभाल के रखिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं फटाफट लगा देता हूँ, आप लोग भी इसे लगा दीजिएगा। ठीक है गाइस? तो बच्चों, आपकी समय की बचत हो सके इसके कारण मैंने यहाँ पर 13 चाप लगा दिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अब आपको ये और बता देता हूँ, जैसे मैंने इतना लिया था, आप इससे भी थोड़ा स्मॉल ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए। कोई इशू नहीं है, फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ा और स्मॉल ले लीजिएगा, जिससे आपको इतना बड़ा डायग्राम, इतना बड़े मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, लाइन इतनी आएगी नहीं। कोई इशू नहीं है। अब जो मैंने चाप खींचे इनको नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13, जो कि A13 पे आके रुकती है गाड़ी। तो इस बात का शो होता है कि हमने ये चाप बनाया एकदम करेक्ट बनाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे हमने चाप बना दिए, अब इसमें लास्ट वाला A13 है, इसको B से मिला दीजिए। क्या कर दीजिए? B से मिला दीजिए। ठीक है गाइज, तो यहाँ हमने B से A13 को मिला दिया। ध्यान से बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। हाँ, बस इतना याद रखना, गलती हो गई तो गया, सवाल गया, यानी कि, है ना। तो हमने ये B से मिला दिया, फिर हम अभी लिखागा ना, अभी लिखेंगे भैया, क्योंकि क्या थोड़ा सा ना, थोड़ा यहाँ पर और बन गया, जे और बन जाए, फिर हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है इस, चलिए अब जैसे इसको हमने बना दिया, अब यहाँ पर हमें 5:8 में बांटना है इस लाइन को। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक समांतर एक लाइन लेनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ हमें समांतर लाइन एक बनानी पड़ेगी, जो कि जिसके समांतर एक यहाँ बनाई जाएगी, जिससे कि इसको बराबर भागों में बांटेंगे। अब कैसे? तो देखो बेटा, क्या करना है, आपको मैंने सिखाया होगा कि एंगल को भी समांतर भागों में कैसे बांटते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लाइन मिली, तो यहाँ पे भी कोई एक एंगल बन रही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मन से एक चाप ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अपने मन से एक चाप ले लेते हैं, जिससे वो चाप जैसे ही हम ले लेंगे बेटा, तो इससे क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। तो बच्चों, हम अपने मन से एक चाप ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चाप ले लेते हैं। एज इट इज चाप हम कहाँ पे बनाएंगे? A5 पे रख के। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ने A5 पे रखने की क्यों बोली है, तो बच्चा पार्टी आप लोगों को मैं बता देता हूँ A5 पे इसलिए, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 5:8 अपन को बांटना है इस लाइन को। तो पहला वाला क्या है? 5। तो 5 में हम यहाँ पर रख के बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक 5वां हिस्सा निकल आएगा इस लाइन का, मतलब 5वां हिस्सा। तो बचा हुआ हिस्सा कितना कहलाएगा? 8वां कहलाएगा ना। इसी रीजन से A5 पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A5 पे हमने यहाँ पे रखा प्रकार को ढंग से, और एक चाप खींच दिया। ठीक है, कैसा चाप? जैसा यहाँ खींचा गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या, इसके एंगल ले लेंगे, एंगल का डायग्राम का ले लेंगे साइज। तो बच्चों, मैंने इसके एंगल का डायग्राम का एक साइज ले लेता हूँ इक्वल, जिससे क्या है, एंगल बराबर भागों में बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखिए इसका एंगल का एक साइज ले लिया बराबर सा। अब जी हम क्या करेंगे बेटा, जैसे यहाँ रख के हमने इसका साइज लिया टोटल, तो यहाँ रख के इसको काटेंगे एज इट इज, जिससे क्या होगा, समांतर भागों में बढ़ जाएगा लाइन। तो देखिए इसको बिना हिलाए इसको आराम से काट दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही हमने काटा, तो यहाँ क्या एक वो आ गई इंटरसेक्ट लाइन, मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया एक, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को A5 से क्रॉस करते हुए, यानी A5 को एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट से, और जो जहाँ पर जाके रुकेगा वो लाइन हमारी रेशो में बढ़ जाएगी। जैसे कि
A5 ये रही बेटा, A5 को लिया और हमने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये A5 को इंटरसेक्ट करती हो गई ये, है ना। तो देखो ये क्या हुआ, ये A5 को हमने एक्सटेंड करा इस पॉइंट से होते हुए, तो यहाँ पर जाकर रुकी, तो जे वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा D, क्योंकि हमने इस यहाँ पर जो पॉइंट था इस पॉइंट को हमने नाम नहीं दिया था, वो पॉइंट हमारा हो गया C। क्लियर है गाइज। तो ये C हो गया तो ये D होगा। तो क्या होगा, जैसे ही D नाम दे दिया तो यहाँ दो भागों में बढ़ गया एंगल। पहला वाला रेशो हमारा 5 हो गया, दूसरा वाला 8 हो गया, ठीक है। तो मैं आपको जी और बता देता हूँ, यहाँ पे जो AD जो है ना, AD का अगर आप यहाँ पर नाप के देखेंगे ना, तो इसका ये एंगल मतलब इसकी ये लाइन का है ना सेंटीमीटर, ये दिखाया क्या बेटा, ये आपको 2.9 के अप्रॉक्स दिखाएगा। और फिर आप है ना यहाँ पर 7.6 में से 2.9 को आप माइनस कर देंगे तो 4.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो वो अपना एंगल ये दो भागों में बढ़ गया इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा लास्ट में। चलिए, जैसे कि हमने ये एंगल कर लिया, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी करनी है। तो बेटा कंस्ट्रक्शन की पहली लाइन तो हमारी हो गई। अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, तो देखिए हमें क्या करना है, अब लिखना है चित्रानुसार। चित्रानुसार का मतलब होता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। चित्रानुसार किरण, किरण का इंग्लिश में मीनिंग होता है रे, जिससे ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ सकें। तो किरण को हम क्या कहते हैं बेटा, रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे। तो किरण AC यानी कि AC पर हमने क्या करा था, लाइन खींचने के बाद ये एक AC लाइन बनाई थी जिसमें ये भागों में बढ़ गया था, बराबर भागों में। तो इसलिए AC पर, AC किरण AC खींचिए, ठीक है। किरण AC खींचिए जो AB के साथ कोई भी न्यून कोण मीन्स क्या होता है बच्चों, अक्यूट एंगल बनाते हैं, मतलब न्यून कोण मतलब अक्यूट एंगल, न्यून कोण बनाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड स्टेप। अब देखिए न्यून कोण मतलब अक्यूट एंगल होता है, हमने नीचे की साइड बना दिया अक्यूट एंगल। अब हमने क्या करा, अक्यूट एंगल तो बना दिया, तो इसमें आपको याद होगा हमने दो बराबर भागों में बांटा है ना, तो लिखिए रे मतलब किरण AC, जिसे हमने नाम दिया ना AC पर A से शुरू करके 5 + 8 = 13 बराबर, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं जिससे थोड़ा एडजस्ट हो सके, बराबर रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड चिन्हित किए। चिन्हित मतलब बेटा क्या होता है, चिन्हित का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर रेखाखंड बनाए, ठीक है। चिन्हित करें। अब जो रेखाखंड आपने चिन्हित करे मतलब बनाए हैं उनका नाम क्या दिया गया है, A1, A1 A2 है ना, A2 A3। तो इस तरीके से बच्चों क्या है डैश करके लिख दीजिए थोड़ा सा। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में A12 कॉमा लगा के A12 A13 है ना। तो जी क्या हो गया, अपने इतने आपने बनाए चिन्हित किए, ठीक है, रेखाखंड बनाए जो कि बराबर भागों में बांट दिया। तो इस तरीके से था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, जैसे ही बराबर भागों में बांटा तो आपने क्या करा, A13 को B से मिला दिया। तो लिख दीजिए A13B को मिलाइए, मतलब जॉइन A13B। गॉट इट। आई थिंक आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं सभी को समझ में आएगा। हिंदी में जो लिखा है वो लोग इंग्लिश में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने जैसे ही मिलाया, मिलाने के बाद बच्चों हमने क्या करा, A5 से A5P यानी कि हमने क्या करा, A क्या नाम है आपका जो दिख रहा है बच्चों, ये A5 जो दिख रहा है A5 से आपने A5D पैरेलल A13B को बनाया है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिख दीजिए A5 से A5D पैरेलल A13B खींचा, या बोले खींचे, कि अपन कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ है ना।
खींचें जो ए बी से डी पर, यानी ए बी से डी पर मिले। ठीक है, गॉट इट। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई। चलो हम अब अगला कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखते हैं 6। जैसे ही ये हमने बना ली पैरेलल लाइन में बांट दिए इसे, इस लाइन को, तो बांटने के बाद हमें क्या पता चला बच्चों, हमें पता चला कि बोला ना आपको मैंने, जैसे कि हम लोगों ने इस दोनों लाइनों को पैरेलल बांटने के बाद ये लाइन दो पैरेलल बढ़ गई, तो इससे हमें क्या मिल गया 5:8। और 5:8 में हमें पता चल गया कि AD 2.9 के अप्रॉक्स है एंड जो आपका DB है वो 4.7 के अप्रॉक्स मिल गया। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट, लास्ट स्टेप है। इस प्रकार है ना, इस प्रकार AB को 5:8 के अनुपात में बांटता है। फिर दोनों, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ बच्चों, इसको लिख लेना, प्रैक्टिकल लैंग्वेज के लिए बढ़िया है। दोनों भागों को मापने मतलब कि हमने स्केल से क्या करा बच्चों, यहाँ पर देखिए स्केल से हमने क्या करा, इन दोनों भागों को मापा। यानी AD हमने मापी तो ये 2.9 के अप्रॉक्स आ रही, और DB हमने मापी तो बच्चों वो 4.7 के अप्रॉक्स आ रही। मतलब कोई करेगा, जो भी सवाल सॉल्व करेगा, किसी की थोड़ा 19-20 का अंतर हो सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसलिए खुद क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर अप्रॉक्स होता है तो 19-20 का अंतर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों भागों को मापने पर हम पाते हैं कि AD इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स मीन्स लगभग। ठीक है, अगर स्पेलिंग एरर आ हो बच्चों बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहो कि सर को स्पेलिंग का नहीं पता, सब जानते हैं। ठीक है, DB इज इक्वल टू में बेटा 4.7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। सो अप्रॉक्स लिखने से जी हमें पता चल गया कि अगर 19-20 का अगर अंतर होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, अप्रॉक्स है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट हो गए हैं जो हमने लाइन बाय लाइन लिखे हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन में बोला कि गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। सो अब हमें क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना है। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए बच्चों यहाँ ले लेते हैं हम इसे जस्टिफिकेशन। तो बच्चों एक बात बताइए, जस्टिफिकेशन हमें करना है, पर करना क्या है, यानी कि AD अपॉन में DB इसको 5:8 है, यानी AD अपॉन में DB इज इक्वल में क्या है 5:8 है या नहीं जी, हमें जस्टिफिकेशन करना है। तो इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए बच्चों आ जाओ करते हैं सॉल्व इसे। यानी कि लिखिए बेटा बाय, छोटा सा और है, बाय कंस्ट्रक्शंस। मतलब कंस्ट्रक्शंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर AD अपॉन में DB है तो यहाँ पर A मतलब इक्वल में A5 अपॉन में A5 A13 भी होंगे, यानी कि J देख लीजिए जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्यों, तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या करा, इस लाइन को इन दो पैरेलल लाइनों में बांट दिया। जब इन दो पैरेलल लाइनों में बांटा तो इसमें क्या हुआ, AD अपॉन में DB है तो यहाँ पे A5 जो कि क्या है AD के अंडर आता है, इक्वल में आता है। ठीक है, तो A5 अपॉन में A13 होगा बाय BPT थ्योरम के थ्रू, है ना, क्योंकि जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। पहली बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट में फ्रॉम फिगर, यानी कि हम फिगर में यानी डायग्राम में देखेंगे कि जो A5
A5 जो दिया गया है, A5 जो दिया गया है अपॉन में A5 A13 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए A5 है, यहाँ पे कितने चाप लगाए हमने, कितने आंक लगाए, 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि A5 इसमें 5 होगा। ठीक है, दूसरा A5 से A13 तक हमने कितने चाप लगाए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाएं। तो ये देखिए जी हम 8 लिख सकते हैं। देखिए तो हमने क्या देखा कि A5 में 5 चाप है और A5 A13 में 8 चाप है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, ये तो आप मान सकते हैं, ये बात ही बात। ठीक है, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, इसको आप ले लीजिए। तो बच्चों हम इसको यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, एक लाइन का क्वेश्चन रह गया है। क्लियर है, चलिए यहाँ ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो A5 अपॉन में A5 A13 दोनों में कॉमन है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर J इसके इक्वल में है और J इसके इक्वल में है। तो अगर मान लीजिए इसके इक्वल में J है और इसके इक्वल में J है, तो यानी कि अगर जो दोनों इक्वल में है तो यानी AD अपॉन के DB इज इक्वल टू 5:8 भी होगा। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इस जगह में क्या हो गया, 5:8 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से कि हमने क्या करा, इसका जस्टिफिकेशन किया। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को यह वीडियो में कहीं ना कहीं कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि आपको कोई भी डाउट होता तो आप हमें कमेंट्स में तो बता ही सकते हैं। बाकी जो हिंदी में जो दिया गया है बच्चों, आप इंग्लिश मीडियम वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको समझ के इंग्लिश में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने शुद्ध हिंदी में लिखा है जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में भी आ सके। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किरण रे होता है, न्यूनकरण होता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको कहीं दिक्कत आने नहीं वाली है। तो बच्चों आप कर सकते हैं, जो मैं जानता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हो ही चुका है, तो वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हो सके जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, है ना, और जितना हो सकता है उतने लोगों तक पहुँचाइए। जिन लोगों ने कोचिंग नहीं लगाई उन तक तो जरूर पहुँचाइएगा, जिससे उनको कोचिंग का जरा सा भी अभाव ना हो। ठीक है गाइज, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।